नमस्कार, मैं हूं काजल मिश्रा। स्वागत है आपका N1 लाइव पे। आज हम मिलने जा रहे हैं संजय करीर जी से। संजय करीर जी इतिहास के हेड ऑफ डिपार्टमेंट रह चुके हैं, साथ ही राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में गैजेटेड ऑफिसर भी रह चुके हैं। इन्होंने कई स्कूल में मोटिवेशनल प्रोग्राम दिए हैं, जिसमें बिशप कॉटन स्कूल शिमला, दून स्कूल देहरादून, ट्रिब्यून स्कूल चंडीगढ़ और मॉडल स्कूल मसूरी, सेंट जोसेफ स्कूल किन्नौर शामिल हैं। साथ ही इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में भी प्रोग्राम दिया है। संजय करीर जी को किताबों का शौक है, साथ ही ये किताब लिखने की भी शौकीन है। आज हम संजय करीर जी से बात करेंगे इतिहास के विषय में कि कैसे इतिहास को इंटरेस्टिंग बनाया जाए। जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो इतिहास को काफ़ी बोरिंग सब्जेक्ट मानते हैं, हिस्ट्री उनके लिए बहुत ज़्यादा पुरानी है, डेट याद करने में बहुत दिक्कतें आती हैं, इन सब के बारे में हम संजय करीर जी से बात करेंगे। चूँकि संजय करीर जी हिस्ट्री के हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी रह चुके हैं, तो इन्हें इतिहास के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है और ये बच्चों को इतिहास एक बोरिंग के तौर पे नहीं, बहुत ही इंटरेस्टिंग के तौर पे पढ़ाते हैं, ताकि इनके स्टूडेंट को हिस्ट्री अच्छे से समझ में आए और वो इतिहास की बारीकियों को समझें। उनको डेट याद करने में कोई दिक्कत ना हो। उनको जितने भी हमारे पूर्वज हैं, जिनके बारे में हम पढ़ते इतिहास के बारे में, चाहे वो हड़प्पा की खुदाई हो, मोहनजोदाड़ो हो, और जितने भी सारे लोग जो भारत में आ चुके थे उनके इतिहास हो, इतिहास हर चीज़ों की होती है। उन सभी चीज़ों को एक बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ना, ये हम संजय करीर जी से सीखेंगे। चलिए बात करते हैं संजय करीर जी से। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे शो में। तो पहले आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए, और आप बताइए कि इतिहास को जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, वो हिस्ट्री सब्जेक्ट को कैसे इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ें। धन्यवाद जी आपका। सबसे पहले हिस्ट्री को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं हमेशा बच्चों को प्रेरित करता था कि अपने वातावरण, अपने एनवायरनमेंट से प्रेरणा लें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी एक बच्चा हिस्ट्री में एक्चुअली इंटरेस्ट लेगा। उदाहरण के तौर पे मैं खुद ही बताना चाहता हूँ, मेरे पास 31 ईयर से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है हिस्ट्री पढ़ाने का, वो भी सीनियर स्टूडेंट्स को। और मैं उनको हमेशा बोलता था, जब आप मार्केट जाते हो, जो देखते हो उसके बारे में थोड़ा सोचना शुरू करो कि कैसे। फॉर एग्जांपल, आप दुकान में गए कुछ खरीदने के लिए और आपने लिप्टन चाय खरीदी, आपके मन में आना चाहिए लिप्टन चाय, लिप्टन है कौन, ये नाम कैसे आया। ये इसलिए क्योंकि चार्ल्स लिप्टन एक अंग्रेज था जी। चार्ल्स लिप्टन ने, उसको कहते हैं टी रेवोल्यूशन, इंडिया में लाए। चाय बड़ी कॉस्टली होती थी और चाय को सस्ता इन्होंने कराया था, इसलिए इनका नाम उसका आगे सर लगाया गया था एज ए रिस्पेक्ट, और सर चार्ल्स लिप्टन कहा जाता है जी। जैसे हम ब्रुक बॉन्ड चाय खरीदते हैं, ब्रुक बॉन्ड, अब ब्रुक बॉन्ड कौन है? ब्रुक बॉन्ड थॉमस ब्रुक है, जिसका लंदन में एक टी शॉप थी, लेकिन वो चाय बहुत अच्छा बनाते थे। उनके चाय पीने के लिए दूर दूर से लोग आया करते थे। तो किसी ने बताया कि जब इतनी अच्छी चाय बनाते आप, हिंदुस्तानी बगानों से चाय मंगाओ, पैक करो और जाके हिंदुस्तान में बेच दो जी। तो ये ब्रुक बॉन्ड ऐसे शुरू हुआ। तो कहने का मतलब ये है। उसी तरह कई बार हम देखते हैं, जैसे पंजाबी ढाबा, कितना साधारण नाम है, हमारे दिमाग में कभी यही नहीं आता पंजाबी ढाबा नाम आया कैसे। और आपको ये सुन के बड़ी दिलचस्पी होगी कि पंजाबी ढाबा की हिस्ट्री, इट गोज़ बैक टू 1947, जब हिंदू मुसलमान के माइग्रेशन चल रहा था दोनों देशों के बीच में। तो बहुत लोग ऐसे थे जिन्होंने पैसा कमाने के लिए, वो जहाँ ये माइग्रेट होकर हिंदूज आ रहे थे, तो उस रूट के लेफ्ट राइट में उन्होंने छोटे छोटे टेंट बना लिए, जिसको वो ढाबा कहते थे। और क्योंकि उनको पता था कि ये टेम्परेरी रास्ता है, तो आसपास विलेजेस से वो टेम्परेरी को बेड ले आते थे, टूटी फूटी कुर्सियाँ रख लेते थे, है ना। तो लोग आते आते जो थक जाते थे वहीं खाना खा लेते थे, और बोर्ड ऊपर लग जाता था पंजाबी ढाबा, ताकि लोगों को पता चले यहाँ पंजाबी खाना मिलेगा। इस तरह और क्षेत्रों का भी खाना मिल जाता था। तो देखिए पंजाबी ढाबा कितनी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है, हमने कभी गौर नहीं किया। इस तरीके से बच्चों को हमेशा मैं प्रेरणा देता था कि अपने आसपास के वातावरण को क्वेश्चन करो जी। अपने अंदर क्वेश्चन करो, ये हुआ कैसे। वहाँ से फिर उनको सीधा मैं किताबें में ले आता था, और मैं उनको हमेशा बोलता था कि हिस्ट्री इज़ अ वेरी गुड टीचर। हिस्ट्री से हम प्रेरणा ले सकते हैं, क्योंकि कभी ना कभी ये लोग भी तो जिंदा थे, इन्होंने अच्छे काम किए, बुरे काम किए, दोनों से हमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, और हम अपनी ज़िंदगी को सुधार सकते हैं। इससे अच्छा सब्जेक्ट कहाँ हो सकता है जहाँ हम किसी की लाइफ हिस्ट्री पढ़ के अपनी लाइफ को अच्छी तरह सुधार सकें जी। जहाँ तक डेट्स की बात है, तो एक बार एक स्कूल में मैंने एक टॉक दी थी, उसको मैं टाइटल दिया था कोऑर्डिनेशन ऑफ डेट्स। जैसे 1905 को बंगाल को डिवाइड किया गया, 1905 को उल्टा करो 1950 बन जाता है,
इंडियन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट होता है उस टाइम पर। तो जैसे आप फिगर्स को, न्यूमरल्स को चेंज करोगे, नई नई डेट्स बनती रहेंगी, याद करना इजी हो जाएगा। इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन ऑफ डेट्स, जिसकी वजह से डेट्स याद करना इजी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हिस्ट्री में मटेरियल बहुत है, हिस्ट्री को याद कैसे किया जाए, इतनी बड़े बड़े पैराग्राफ्स हैं। तो मैं बच्चों को हमेशा ये बोलता था कि हिस्ट्री में हर पैराग्राफ का एक सेंट्रल आइडिया होता है। जी आपको पूरा पैरा याद करने की जरूरत ही नहीं है। जी सिर्फ एक पैराग्राफ में आप एक लाइन अंडरलाइन कर लो, उस लाइन को पूरा पैराग्राफ डिस्क्राइब करेगी। अगर उस पेज में 12 पैराग्राफ है, आपने सिर्फ ढूंढ के 12 लाइंस अंडरलाइन करनी हर पैराग्राफ में। आप जब आपकी नज़र उस लाइन पर पड़ेगी, पैराग्राफ पूरा अपने आप ही आप नज़र के सामने आ जाएगा। दिस इज़ द वे टू लर्न हिस्ट्री। जैसे कि हिस्ट्री को पढ़ने से ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि हमें पढ़ने से ज़्यादा इतिहास को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि वो लिखने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा याद करना तो टफ हो जाएगा। पढ़ के क्रिएटिंग माइंड से क्रिएट कर करके लिखना ज़रूरी है, ऐसा आप हमारे दर्शकों को बताना चाह रहे हैं। बहुत अच्छी बात है सर। और ये जानना चाहेंगे कि इतिहास, चूँकि ये तो रही कि डेट्स कैसे याद रहे, इतिहास क्या थी चाय की, और भी बहुत सारी ऐसे चीज़ें हैं इतिहास में, हिस्ट्री में, जो कि हमारे दिमाग से हम पढ़ते भी हैं, समझने की कोशिश भी करते हैं, बट एग्ज़ाम हॉल में जा करके लिखते समय हम भूल जाते हैं। तो बहुत सारा ये भी लोगों की, जो आज के यूथ है, ये भी क्वेश्चन, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो वो लिखने का जो प्रेशर आता है, समझने को तो बहुत सब कुछ समझ के, बट जब एग्ज़ाम में लिखने का प्रेशर आता है तो उस टाइम जो माइंड से सब कुछ स्किप हो जाता है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए सब्जेक्ट को हमें उसी तरह पढ़ना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप एक लेसन पढ़ रहे हैं, अब क्लास 10th में जब एक लेसन है फ्रेंच रेवोल्यूशन है 9th में, और आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, लेसन आपने पढ़ लिया, लेसन आपका समझ में आ गया। जी। अब उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको अपना मैटर पॉइंट वाइज अरेंज करना आना चाहिए। आप एक पॉइंट एक्सप्लेन, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन पूछा गया है, और जहाँ तक मुझे याद है क्लास 10th में 5 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, जो लगभग आपको 100 या 120 वर्ड में देने पड़ेंगे। वो आज का रूल है सीबीएसई का शायद। तो आपने उस आंसर को 100 वर्ड्स में ऐसे नहीं लिखना है। आपको शायद आपके मन में 4 पॉइंट्स होंगे कि 4 पॉइंट में मैं आंसर ख़त्म कर सकता हूँ, और एक एक पॉइंट को मैंने एक्सप्लेन करना है। अगर आप उसको ऐसे फॉर्म में लिखेंगे तो ये तरीका नहीं एग्जाम लिखने का। आपको एक पॉइंट को एक्सप्लेन करना, नंबर 1 न्यूमरल दीजिए, एक पॉइंट एक्सप्लेन करिए 3-4 लाइनों में, फिर सेकेंड, थर्ड। उसी तरह जब आप पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पढ़ रहे हैं और आप कॉजेज पढ़ रहे हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ, पहला विश्व युद्ध क्यों हुआ, उसके 12 कारण हैं, और आपने सारा 12 कारण आपने पढ़ लिए। सबसे पहले कोऑर्डिनेट कर लीजिए कि सबसे इम्पोर्टेंट कॉज क्या है, उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट कॉज क्या है, थर्ड इंपॉर्टेंट कॉज क्या है। आपको ये पता होना चाहिए कि इंपॉर्टेंस के हिसाब से इनके कॉजेज क्या हैं, ताकि एग्जाम अगर पूछा जाए तो इंपॉर्टेंस के हिसाब से आपको सारे कॉजेज अपने आप आपको याद आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को इतिहास से जुड़ी छोटी छोटी जानकारियां देने के लिए। अगली बार हम मिलते हैं संजय करीर जी से और जानेंगे डिफेंस में जाने के लिए क्या क्या तैयारियां करनी ज़रूरी होती हैं। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एनुअल लाइव।